हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने पहला भाग पुरातात्विक स्थल कंप्लीट कर दिया था और आज हम दूसरा भाग पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो पीडीएफ मैं आपको 1 जुलाई को देने वाला था, जिसमें 7500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जीके के, राजस्थान जीके के, वो दोस्तों अभी तक कंप्लीट नहीं बनी हैं। वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर पीडीएफ लिखें। आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर 29 रुपीज़ पे करके एक स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज 1 जुलाई है, 3 जुलाई तक के अंदर आपके पास वो पीडीएफ आ जाएगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 दिन का वेट करना है। और अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। उत्तर है पहला, घोसुंडी अभिलेख। व्याख्या: घोसुंडी अभिलेख शिलालेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व घोसुंडी, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। घोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। यह राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख हैं। इस लेख का महत्व 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से है। घोसुंडी शिलालेख स्थित हैं। उत्तर है दूसरा, चित्तौड़गढ़ में। घोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? उत्तर है दूसरा, संस्कृत में। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर है चौथा, घोसुंडी से। घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? उत्तर है चौथा, ब्राह्मी में। कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? उत्तर है इसका दोस्तों दूसरा, यानी कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी वाला। व्याख्या: कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति से चंडी शतक, गीता गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। इस प्रशस्ति में कुंभा को अभिनय भरताचार्य, हिंदू सुरतान, राय रायन, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की? उत्तर है तीसरा, कवि अत्रि एवं महेश ने। व्याख्या: कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख 3 दिसंबर 1460 ईस्वी विक्रम संवत 1517 प्रस्तुत प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। श्लोक 3 से 8 तक बापा का वर्णन, फिर हमीर का वर्णन किया गया है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? उत्तर है चौथा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? उत्तर है दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है। पहला है यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। दूसरा है रत्न प्रभसूरी, इसके प्रशस्तिकार थे। तीसरा है इसके शिल्पी देलहण थे। व्याख्या: चिरवे का शिलालेख बड़गांव तहसील उदयपुर 1273 ईस्वी विक्रम संवत 1330। चीरवा गांव के इस शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रत्न प्रभु सूरी ने इसकी रचना की और उनके शिष्य पार्श्व चंद्र ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। शिल्पी देलहण ने इसे दीवार पर लगाया।
चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? उत्तर है दूसरा, मेवाड़ के गुहिल शासकों का। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं? उत्तर है तीसरा, रणछोड़ भट्ट। व्याख्या: राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी विक्रम संवत 1732 राजसमंद। विश्व की सबसे बड़ी यह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराणा राजसिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण कुल 1106 श्लोक की थी। इससे मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण 14 वर्षों में दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया था। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में से पाषाण पट्टिकाएं 9 चौकी की पाल की ताकों में लगी हुई हैं। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। उस समय के विवाह, खेल, शिक्षा, मुद्रा आदि पर प्रकाश डालती हैं। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है, लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह व राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है, क्योंकि प्रशस्तिकार उनके समय तक जीवित था। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? उत्तर है दूसरा, राजसिंह प्रशस्ति। राज प्रशस्ति का काल है? उत्तर है तीसरा, 1676 ईस्वी। किस शिलालेख में चौहानों का वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? उत्तर है तीसरा, बिजोलिया शिलालेख। व्याख्या: बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा 5 फरवरी 1170 ईस्वी विक्रम संवत में देखें तो 1226 यह लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अजमेर व सांभर के चौहान वंशीय शासकों का वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली व उनकी उपलब्धियां दी गई हैं। यह लेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। इस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? उत्तर है तीसरा, चौहान। बिजोलिया अभिलेख का काल है? उत्तर है दूसरा, 1170 ईस्वी। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? उत्तर है चौथा, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया लेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है दूसरा, वासुदेव ने। व्याख्या: बिजोलिया प्रशस्ति का रचयिता गुणभद्र था। यह अभिलेख पृथ्वीराज III के पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें दिए गए कई प्राचीन नामों से उस समय के कई स्थानों की जानकारी प्राप्त होती हैं, यथा जाबालीपुर, जालोर, शाकंभरी, सांभर, श्रीमाल, भीनमाल, विद्यावल्ली, बिजोलिया, मांडलगढ़ आदि। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चहमन ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चहमन चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांभर झील का निर्माण करवाया था। जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? उत्तर है तीसरा, बिजोलिया शिलालेख में। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है? उत्तर है पहला, जालोर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? उत्तर है पहला, सोमेश्वर। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है तीसरा, जाबीलपुर। आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? उत्तर है पहला, शुभचंद्र। व्याख्या: नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230 ईस्वी। यह प्रशस्ति विक्रम संवत 1287 की है। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव शुभचंद भी जिसे कहा जाता है सुरथोत्सव काव्य के लेखक ने की और उसे सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। इसको तेजपाल के द्वारा बनवाए गए
आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। परमारों तथा वस्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन दिया है। सुरथोत्सव के लेखक हैं। उत्तर है दूसरा सोमेश्वर। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? उत्तर है दूसरा बीकानेर के शासकों से। रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर 1594 ईस्वी। यह लेख महाराजा रायसिंह ने बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल के समाप्त होने के अवसर पर लगाया था। बीकानेर दुर्ग के एक द्वार के पार्श्व में लगी इस प्रशस्ति रचयिता जेता जयिता जदूता से ज्ञात होता है कि 30 जनवरी 1589 ईस्वी बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 17 जनवरी 1594 को पूर्ण हुआ। इस लेख से राव बीका से राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा गया है। इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ भी है। कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? उत्तर है दूसरा घटियाला। व्याख्या। घटियाला के शिलालेख 861 ईस्वी विक्रम संवत 918 के ये लेख जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण हैं। इनमें प्रतिहार नरेश कक्कुक का यशोगान न्यायप्रिय जनहित का संपादक वीर व साहसी शासक हैं एवं उसकी वंशावली रोहिलिद से लेकर कक्कुक तक दी गई है। ये लेख संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषाओं में है। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख भी है। इस अभिलेख का रचयिता मग एवं उत्कीर्णकर्ता सुवर्णकार कृष्णेश्वर था। इसे कक्कुक ने उत्तीर्ण करवाया था। इन्हें शाक द्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो ओसवालों के आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? उत्तर है दूसरा संस्कृत। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है। उत्तर है तीसरा घटियाला। घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? उत्तर है पहला प्रतिहार कक्कुक से। घटियाला शिलालेख में निम्नांकित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर है चौथा मंडोर प्रतिहार। घटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य हैं। उत्तर है दोस्तों इसका दूसरा। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? उत्तर है दूसरा 3। व्याख्या। बड़वा युप अभिलेख सन 181 ईस्वी। व्याख्या। बड़वा यूप अभिलेख सन 181 ईस्वी 12 जिले पूर्व में कोटा की अंता तहसील के बड़वा गांव में विक्रम संवत 238 कृत संवत 295 के 3 युप लेख मिले हैं। इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है। इसमें मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के एक यज्ञ संपादन का उल्लेख है। इन यूप अभिलेखों से देश में बुद्ध धर्म की अवनति एवं हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के संधि काल में यज्ञादि के पुनरारंभ की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में कृत संवत का उल्लेख किया गया है। यह मोखरी वंश के शासकों का सबसे पहला व प्राचीन अभिलेख है। ये एक स्तंभ यूप पर उत्कीर्ण है। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश गण से संबंधित हैं? उत्तर है पहला मोखरी। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। उत्तर है दूसरा बरनाला अभिलेख। व्याख्या। बरनाला अभिलेख जयपुर 278 ईस्वी के अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं। उत्तर है तीसरा कवि महेश। व्याख्या। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति राजसमंद 1460 ईस्वी। इसका प्रशस्तिकार उत्कीर्णक कवि महेश था। इसमें प्रयुक्त लिपि देवनागरी व भाषा संस्कृत है। पहली शिला में 68 श्लोक हैं।
एकलिंग जी के मंदिर तथा कुटीला नदी के वर्णन में बड़ी स्वाभाविकता है। दूसरी शिला में चित्रांग ताल, चित्तौड़ दुर्ग तथा चित्तौड़ का वैष्णव तीर्थ रूप होने का वर्णन मिलता है। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित इस प्रशस्ति से तत्कालीन मेवाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें गुहिल वंश का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां बताई गई हैं। इस लेख में बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का लेखक है। उत्तर है पहला, महेश्वर। व्याख्या। एकलिंग प्रशस्ति गिरवा तहसील उदयपुर का रचिता महेश भट्ट महेश्वर था। इसमें बापा रावल का संन्यास लेना एवं मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन है। बरली का शिलालेख, जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला, अजमेर में। व्याख्या। बरली का लेख 443 ईस्वी पूर्व अजमेर जिले की भिनाय तहसील में स्थित यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बाड़ली के पास भिलोट माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया था। बड़ली का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। बरली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है। उत्तर है दूसरा, ब्राह्मी पांडुलिपि में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? उत्तर है पहला, मंडोर शिलालेख। व्याख्या। मंडोर का शिलालेख जोधपुर मंडोर की एक बावड़ी में शिला पर उत्कीर्ण। इस लेख में 685 ईस्वी के आसपास विष्णु एवं शिव की पूजा पर प्रकाश पड़ता है। मंडोर का दूसरा शिलालेख 837 ईस्वी में गुज्जर प्रतिहार शासक बाउक ने खुदवाया था। इसमें गुज्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली तथा विष्णु व शिव पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? उत्तर है तीसरा, ग्वालियर अभिलेख में। व्याख्या। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। यह संस्कृत में उत्तरी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है, परंतु अनुमानतः यह 880 ईस्वी के लगभग की है। इस लेख का लेखक भट्टधनिक का पुत्र बालादित्य है। इससे गुज्जर प्रतिहारों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? उत्तर है इसका दोस्तों पहला, यानी कि पूर्व के ताम्रपत्र। व्याख्या। पूर्व का ताम्रपत्र 1535 ईस्वी। यह ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर में प्रवेश की घटना बतलाता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि रानी कर्मवती ने जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान दिया था। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? उत्तर है दूसरा, चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी। व्याख्या। चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी। इससे किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख किसमें मिलता है? उत्तर है पहला, हर्ष पर्वत शिलालेख में। व्याख्या। हर्षनाथ की प्रशस्ति। हर्षनाथ सीकर के मंदिर की यह प्रशस्ति 973 ईस्वी विक्रम संवत 1030 में की है। इसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का वर्णन है। इसमें चौहानों का वंश क्रम एवं उनकी उपलब्धियों, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। यह चौहान शासक विग्रहराज के समय की है। इसमें वागड़ को वारगढ़ कहा गया है। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होता है। ग्राम। उत्तर है चौथा, सिंघोली से। ग्राम सिंघोली से। अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए आरोही क्रम में। उत्तर है दूसरा, यानी कि सबसे पहले घोसुंडी अभिलेख, फिर बुचकला अभिलेख, फिर बिजोलिया अभिलेख, फिर नेमिनाथ अभिलेख। व्याख्या। घोसुंडी अभिलेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बुचकला का अभिलेख 815 ईस्वी में पार्वती मंदिर बुचकला बिलाड़ा जोधपुर में मिले। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट गुज्जर प्रतिहार के शासनकाल का है। इसका सूत्रधार देइया था।
बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा 1170 ईस्वी। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230 ईस्वी। रसिया की छत्री अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। उत्तर है पहला नरवर्मा गुहिल। व्याख्या, रसिया की छत्री का शिलालेख 1274 चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण। इस लेख से मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों बप्पा से नरवर्मा तक की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचना प्रियपटु के पुत्र वैद्य शर्मा ने की। इस लेख में मेवाड़ के 13वीं शताब्दी के जनजीवन एवं प्राकृतिक स्थिति की जानकारी नागदा एवं देलवाड़ा से मिलती है। कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? उत्तर है दूसरा मानमोरी। व्याख्या, मानमोरी का लेख मानसरोवर झील के तट पर विक्रम संवत 770 ईस्वी सन 770 और सन 713 ईस्वी के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण। इस लेख में अमृत मंथन की कथा एवं 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख है। इसमें इसके रचयिता प्रशस्तिकार पुष्य नागभट्ट का पुत्र एवं उत्कीर्ण कर्ता शिवादित्य का उल्लेख है। कर्नल टॉड को चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए लेख से उस समय के राजाओं के द्वारा लिए जाने वाले करों, युद्ध में हाथियों का प्रयोग, शत्रुओं को बंदी बनाए जाने आदि की जानकारी मिलती है। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, जिसने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। जब कर्नल टॉड इसे इंग्लैंड ले जा रहा था तो असंतुलन के कारण समुद्र में फेंकना पड़ा। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? उत्तर है तीसरा चित्तौड़ से। शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? उत्तर है दूसरा, यानी कि अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, दूसरा बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी और चौथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। ये सही जोड़े हैं। व्याख्या, बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा 1170 ईस्वी विक्रम संवत 1226। चीरवे का शिलालेख उदयपुर 1273 ईस्वी विक्रम संवत 1330। श्रृंगी ऋषि शिलालेख उदयपुर 1428 ईस्वी विक्रम संवत 1485। रणकपूर प्रशस्ति का लेख पाली 1439 ईस्वी विक्रम संवत 1496। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित हैं? उत्तर है तीसरा मेवाड़। व्याख्या, उदयपुर के लकुलिश के मंदिर में लगे शिलालेख को नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी कहा जाता है। इसकी भाषा संस्कृत पद्यों में देवनागरी लिपि है। इसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? उत्तर है दूसरा बीकानेर में। व्याख्या, सन 1759 के लगभग बीकानेर टकसाल में शाह आलम के चांदी के सिक्के डाले गए, जो 1859 तक प्रचलन में रहे। इन सिक्कों पर एक और फारसी में सिक्का मुबारक साहब किरानसानी आलम बादशाह गाजी तथा दूसरी ओर सन 1121 जुलूस मेमनत मानूस अंकित होता था। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर है तीसरा दामोदर। व्याख्या, 661 ईस्वी में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। यह लेख मेवाड़ के नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में मिला है। निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? उत्तर है दूसरा राजस्थान में। व्याख्या, आहत मुद्राएं पंचमार्क्ड कॉइन्स। पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन भारत में 5वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व गंगा सिंधु मैदान में महाजनपद काल में था। बैराट के उत्खनन में एक कपड़े में बंधी हुई चांदी की 8 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सांभर के उत्खनन में 6 पंचमार्क, रेड के उत्खनन में 3075 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं एवं रंगमहल में भी आहत मुद्राएं आदि प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? उत्तर है चौथा 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व। डोडिया क्या है? उत्तर है चौथा जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। व्याख्या, जैसलमेर में तांबे का सिक्का प्रचलन में था जो डोडिया कहा जाता था। गाधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तर है दूसरा उदयपुर।
व्याख्या मेवाड़ के कई स्थानों पर हूणों द्वारा प्रचलित चांदी के तांबे के गधिया सिक्के मिले हैं जो क्षत्रप एवं प्रतिहार शासकों के सिक्कों के चिन्हों को पतला कर बनाए गए थे, जिसमें चिन्ह का अंकन स्पष्ट नहीं हो सकता और गधे के मुंह जैसा दिखाई देने के कारण गधिया सिक्के के नाम से जाना गया। ऐसे गधिया सिक्के त्रिभुवनगिरी, सिरोही, रेणी, नर्बद आदि जगहों पर भी प्राप्त हुए हैं। मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। उत्तर है चौथा, ये सभी कोई सा भी सिक्का मेवाड़ राज्य का नहीं है। रामशाही, रावशाही, डोडिया। व्याख्या मेवाड़ के सिक्के चित्तौड़ी ढींगला, त्रिशूलिया भिलाड़ी, उदयपुर मुगली सिक्का एलची, उदयपुरी मुगली सिक्का एलची, चांदोड़ी स्वरूपशाही, फतेहशाही भोपालशाही, शाह आलमी, ये सारे मेवाड़ के सिक्के थे। झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? उत्तर है चौथा, जयपुर में। व्याख्या जयपुर के कछवा नरेशों ने मुगल काल में झाड़शाही सिक्के चलाए जो तोल में 1 तोला था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे। उत्तर है चौथा, झाड़शाही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारीकर्ता सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा, विजयशाही बीकानेर राज्य। ये गलत है, इसके अलावा तीनों सही है। पहला है झाड़शाही जयपुर राज्य में, विंशोपक चाहमान वंश और डब्बूशाही मारवाड़ राज्य। व्याख्या जोधपुर के महाराजा विजय सिंह 1753 ईस्वी ने सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा प्राप्त कर सोने, चांदी व तांबे के विजयशाही सिक्के ढाले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा, विजयशाही बीकानेर। इसके अलावा तीनों सम्मिलित है, अखेशाही जैसलमेर, झाड़शाही जयपुर, गजशाही जोधपुर। लिल्लूलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? उत्तर है तीसरा, सोजत में। व्याख्या सोजत पाली की टकसाल के सिक्के लल्लूशाही कहलाते थे। सोजत की टकसाल से बनने वाले सिक्कों पर श्री माता जी और श्री महादेव शब्द जी उत्कीर्ण होने लगा था। इन पर शाह आलम द्वितीय का राज्य वर्ष 22 अंकित होने के कारण इन्हें बाई संदा सिक्के भी कहा जाता था। रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? उत्तर है तीसरा, अलवर से। व्याख्या अलवर के सिक्के अखेशाही, रावशाही, तांबे के रावशाही, टक्का, अंग्रेजी पाव आना सिक्का। राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? व्याख्या उत्तर है तीसरा, बीकानेर। व्याख्या महाराजा गंगा सिंह जी के शासनकाल 1887 से 1943 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार से हुए समझौते के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रचलित चांदी के गोलाकार सिक्के कुछ परिवर्तन के साथ बीकानेर टकसाल में भी ढाले गए। इन्हें गंगाशाही सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया का चेहरा तथा उसके चारों ओर अंग्रेजों से विक्टोरिया एम्प्रेस तथा दूसरी ओर देवनागरी व उर्दू में महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित थे। ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया हैं। उत्तर है पहला, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। व्याख्या मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथद्वारिया आदि नामों से जाने जाते थे। चांदी के सिक्कों को द्रम व रूपक तथा तांबे के सिक्कों को करशापण कहते थे। प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पशु, पक्षी, धनुष, मनुष्य या वृक्षादि का चिन्ह अंकित रहता था। ये चौकोर होते थे। इसी प्रकार का तांबे का एक सिक्का ढिंगला है। 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? उत्तर है पहला, कुचामन। व्याख्या सन 1838 में कुचामन में ठाकुर ने महाराजा मानसिंह जी से आज्ञा प्राप्त कर अपने यहाँ चांदी का कुचामनिया सिक्का बनाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य वर्ष लिखा होने से 31 संदा कहलाया। इसको बोपूशाही और बोरसी रुपया भी कहते थे। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? उत्तर है दूसरा, अकबर ने। व्याख्या सिक्का एलची चित्तौड़ की टकसाल से मुगल बादशाह अकबर चित्तौड़ विजय उपरांत जहांगीर
आदि के ढाले गए सिक्के सिक्का एलची कहलाते हैं। महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्र कुंवरी की स्मृति में चांदोड़ी रुपया 58 54 2 अन्नी एवं 1 अन्नी के सिक्के जारी किए थे। इन पर फारसी अक्षर थे। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? उत्तर है तीसरा सोमल देवी। व्याख्या अजयराज की रानी सोमल देवी सोमलेखा ने अपने नाम के तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? उत्तर है पहला अजमेर। व्याख्या कुषाण शासकों के संपर्क ने राजस्थान के पत्थर और मृणमय मूर्ति कला को एक नवीन मोड़ दिया, जिसके नमूने अजमेर के नाद की शिव प्रतिमा, सांबर का स्त्रीधड़ अश्व तथा अजामुख हाग्रीव या अग्नि की मूर्ति अपने आप में कला के अद्वितीय नमूने हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? उत्तर है दूसरा मदनशाही बीकानेर। व्याख्या कोटा के सिक्के मदनशाही हाली गुमानशाही कहलाते हैं। दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? उत्तर है दूसरा जयपुर से। व्याख्या दस्तूर कोमवार जयपुर। दस्तूर कोमवार जयपुर राज्य के अभिलेखों की महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला है जो 32 खंडों में उपलब्ध हैं, जिनसे जयपुर रियासत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसमें जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय भेंट उपहार युद्ध आदि में काम आए व्यक्तियों को दी गई इज्जत आदि का वर्णन मिलता है। इसमें तत्कालीन आभूषणों वस्त्रों उत्सव पर्वों के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिलती है। दस्तूर फारसी शब्द है। कौन सा शब्द फारसी है? दस्तूर फारसी शब्द है जिसका अर्थ है रीति नियम विधि रहस्य। दस्तूर का अर्थ है रीति नियम विधि रहस्य खोज तथा कायदा, और कौम का अर्थ है जाति। दस्तूर कोमवार के विषय में निम्नांकित में से कौन से तथ्य सही हैं? उत्तर है इसका दोस्तों दूसरा, यानी कि पहला दूसरा चौथा बिल्कुल सही है। पहला है इसमें जयपुर राज्य की सेवा करते हुए जिन्हें पद एवं इनाम प्राप्त हुए उनका विवरण है। दूसरा है इसमें जयपुर राज्य की आय व्यय भेंट उपहार का विवरण है। चौथा है यह 32 जिल्दों में सुरक्षित हैं। 32 जिल्दों में सुरक्षित हैं। जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय भेंट उपहार आदि के वर्णन किसमें प्राप्त होते हैं? उत्तर है पहला दस्तूर कोमवार। हकीकत बही मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है पहला जोधपुर। व्याख्या हकीकत बहियों से विशेषतया जोधपुर के राजाओं के दिनचर्या के कार्यों यात्राओं यातायात के साधनों त्योहारों धार्मिक कार्यों आय के साधनों 1857 की क्रांति से संबंधित अंश आदि का बोध होता है। 15वीं शताब्दी से जोधपुर के अंतिम शासक हनुमंत सिंह तक की हकीकत बहियाँ मिलती हैं। इसी से यह ज्ञात होता है कि मारवाड़ के शासक ब्रिटिश सत्ता के प्रबल समर्थक थे। प्रत्येक बही से 5 से 10 वर्ष तक के समय का वर्णन मिलता है। उस सिक्के का नाम चिन्हित कीजिए जो 5वीं सदी ईस्वी के बाद राजस्थान के हूण आगमन को दर्शाते हैं। उत्तर है पहला, यानी कि इंडो ससेनियन। व्याख्या राजस्थान की सीमा में 5वीं शती से 12वीं शती तक कुछ ऐसे सिक्कों का प्रचलन था जिन पर ईरान के ससेनियन वंशी नरेशों के सिक्कों का प्रभाव था। मुद्रा शास्त्र में इन सिक्कों को इंडो ससेनियन सिक्कों के नाम से जाना जाता है। कासिंद्रा गांव सिरोही से इन सिक्कों का बड़ा खजाना 94,000 सिक्के प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है। उत्तर है दूसरा कणसवा के शिवालय के शिलालेख से। व्याख्या कणसवा का लेख 738 ईस्वी कोटा के निकट कणसवा गांव के शिवालय में उत्कीर्ण यह लेख 738 ईस्वी विक्रम संवत 795 का है, जिसमें धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है। बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? उत्तर है पहला महाराणा राज सिंह प्रथम। व्याख्या बेड़वास गांव की प्रशस्ति 1668 ईस्वी महाराणा राज सिंह प्रथम के समय की है। इसकी भाषा मेवाड़ी और लिपि नागरी है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत शाके एवं ईस्वी सन दिया होता है। यदि विक्रम संवत 2063 हो तो शाके होगा। उत्तर है चौथा 1928। व्याख्या विक्रम संवत से 78 वर्ष बाद ईस्वी संवत का प्रारंभ हुआ और ईस्वी संवत से 57 वर्ष बाद शक संवत प्रारंभ हुआ। अतः शाके इज इक्वल्स टू
विक्रम संवत -135 वर्ष 78 शक संवत के और 57 विक्रम संवत के। अतः प्रश्नानुसार 2063 -135 1928 उत्तर। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पुरातात्विक स्त्रोत समाप्त होता है। और कल हम पढ़ेंगे दोस्तों तीसरा भाग, जो कि है जनपद एवं प्राचीन नाम। और दोस्तों आपको इंतज़ार कराने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर वो PDF में पक्का मतलब कंप्लीट हो जाएगी वो, और आपको मिल जाएगी। तो 2-3 दिन का वेट करिए। लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें कैसा लगा।